प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण इतिहास के रूप में दर्ज किया जाता है। अंग्रेज जो भारत में आए थे तो इनका उद्देश्य केवल व्यापार करने का था, परंतु धीरे धीरे करके जब इन्होंने भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, तो ऐसे में हम देखते हैं कि समकालीन शक्तियों के साथ इनका संघर्ष होना लाजमी हो गया। मुगल सत्ता जब भारत में कमज़ोर हुई, औरंगजेब के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत में अवध में सादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क ने अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल सूबा स्थापित किया। इसी तरह हम देखें तो हैदराबाद के निज़ाम ने मराठा शक्ति ने लगातार अपनी शक्ति का विस्तार किया। पंजाब की यदि हम बात करें तो पंजाब में रणजीत सिंह के समय सिखों की शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में हम देखते हैं कि मैसूर, पंजाब, अवध, मराठा, ये सभी अंग्रेज़ों के लिए ऐसी शक्तियाँ थी, ऐसे राज्य थे जिनको पराजित किए बिना अंग्रेज भारत में अपनी स्वतंत्र सत्ता निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं कर सकते थे और इनके साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष होना आवश्यक था। कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अंग्रेज़ों के लिए समकालीन जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, चाहे वो बंगाल की शक्ति हो, चाहे वो मैसूर की शक्ति हो, चाहे वो पंजाब का सिख राज्य हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो अन्य कोई राज्य हो, चाहे मराठा हो, इन सभी के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष होना तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक था। अंग्रेज़ों को भारतीय शक्तियों से ही नहीं अपितु विदेशी शक्तियों, जिसमें हम मुख्य रूप से नाम ले सकते हैं फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसियों के साथ भी भारत में संघर्ष करना पड़ा, डचों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। तो एक तरह से हम देखें तो अंग्रेज़ों ने अपनी सूझबूझ से, अपनी कूटनीति से, अपने युद्ध कौशल से भारत में अपने जिस साम्राज्यवाद की स्थापना करी, भारत में अपनी जो राजनीतिक सत्ता स्थापित की, उसमें उसने कहीं ना कहीं दूरदर्शिता से काम लेते हुए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया। वेलेज़ली ने जहाँ सहायक संधियों की नीति अपनाई, डलहौजी ने वहीं हड़पने की नीति अपनाई। तो अन्य जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने युद्ध की नीति अपनाई। तो जो भी गवर्नर जनरल भारत में आता था, बंगाल के माध्यम से भारत की राजनीति को संचालित करता था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना है, इस एक्ट के माध्यम से भारत में बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने शासन सत्ता संचालित करने के लिए शक्ति अपने हाथ में ली। बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी जिनके माध्यम से अंग्रेज भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने राजनीतिक हितों को पूरा करती थी। ऐसे में हम देखें कि जब गवर्नर जनरल ने भारत की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो अन्य जो समकालीन शक्तियां थी भारत की, जैसे कि अभी पहले भी मैंने बताया, चाहे वो मैसूर का राज्य हो, पंजाब हो या मराठा हो, इन सब के साथ उनका संघर्ष होना आवश्यक था। आज हम चर्चा करेंगे आंग्ल और मैसूर संबंधों के ऊपर। मैसूर दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था और जैसे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि बम्बई में पूना और सतारा 2 राजनीतिक केंद्र थे, जिसके पास नीचे की तरफ मैसूर का राज्य स्थित था। ट्रावनकोर इसके निकटवर्ती राज्य था, जिस पर अंग्रेजों का
हितैषी राजा शासन करता था। इसी तरह हम देखें पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, तो कर्नाटक का राज्य हमें दिखाई देता है जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव था। इसी तरह से हैदराबाद का राज्य भी आप लोगों को दिखाई देता है जहाँ पर निज़ाम की सत्ता स्थापित थी। बम्बई और पूना में, बम्बई, पूना और सतारा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मराठों का शासन था। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की सत्ता थी। और हैदराबाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर निज़ामों का शासन था। तो इस तरह से दक्षिण भारत में ये जो 3 शक्तियाँ थी, चाहे वो मराठा शक्ति हो, चाहे वो मैसूर राज्य हो, चाहे वो हैदराबाद हो, यहाँ पर अंग्रेजों को समकालीन शक्तियों के साथ संघर्ष करना था। और इस संघर्ष में हम देखते हैं कि इन शक्तियों को अलग अलग पराजित करके अंग्रेजों ने उन्हें अपने अधीन करके अपनी शक्ति मनवाने के लिए विवश किया। कुछ को पूर्णतया नष्ट कर दिया, कुछ को अपने अधीन करके नष्ट किया। तो अंग्रेजों की नीति जो भी रही, उस नीति को उन्होंने अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनाया। 18वीं सदी में मैसूर का जो ये राज्य था, इस मैसूर राज्य पर चिंका कृष्ण राज का शासन था। परंतु ये चिंका कृष्ण राज नामात्र का शासक था और शासन शक्ति 2 भाइयों नंदराज और देवराज के हाथ में थी। इन्हीं के समय हैदर अली जो सेना का प्रमुख था, सैन्य अधिकारी था, इसका प्रभाव मैसूर राज्य में लगातार बढ़ने लगा। उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो नंदराज ने उसे डिंडुगल का किला दे दिया और वहाँ का फौजदार इसको नियुक्त कर दिया। मैसूर का जो दीवान था खांडेराव, इसने राजमाता के साथ मिलकर नंदराज की शक्ति का अंत करने का प्रयास किया और इसके लिए हैदर अली के साथ मिलकर इन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार नंदराज का अंत कर दिया। अब शासन शक्ति पर हैदर अली का सीधा प्रभाव स्थापित हो गया। वह मैसूर के शासक के नाम पर शासन कार्य करने लगा। 1776 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथ में ले ली और वो मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। शासन सत्ता प्राप्त करने के पश्चात 1776 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर राज्य की शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। इसमें उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया, उसने व्यक्तिगत रूप से परिश्रम किया और मैसूर राज्य की शक्ति का लगातार विस्तार करना शुरू किया। परंतु हैदर अली के उत्कर्ष में जो समकालीन शक्तियां थी, चाहे वो हैदराबाद का निज़ाम रहा हो या मराठा शक्ति रही हो या फिर अंग्रेज हो, इन तीनों शक्तियों का सामना हैदर अली को करना पड़ा। ऐसे में हम देखते हैं हैदर अली जो अंग्रेजों का विरोधी था, इसका जो पुत्र हुआ टीपू सुल्तान, ये दोनों अंग्रेजों के विरोधी रहे और फ्रांसीसियों के समर्थक रहे। ऐसे में हम देखते हैं कि अंग्रेजों और हैदर अली, मैसूर राज्य, इन दोनों की महत्वाकांक्षाओं का जब टकराव होता है तो इस टकराव में कहीं ना कहीं संघर्ष भी होता है। ऐसे में दोनों शक्तियों के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, जिसमें प्रथम जो युद्ध लड़ा गया वो 1766 से 1769 ईस्वी, दूसरा 1780 से 84 ईस्वी में, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और तीसरा लड़ा गया 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य, और चौथा लड़ा गया 1799 ईस्वी में। इन सभी की चर्चा हम विस्तार से करेंगे आगे।